हाई चांसेस है कि अब तक आपको बजट 2026 से जुड़े जितने भी हेडलाइंस हैं, क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ, इन सब के बारे में पता चल गया होगा। इसीलिए ज़रूरत है कि हम अपने एनालिसिस को अब एक स्टेप आगे लेकर जाएं, थोड़ा सा लेवल अप करें और उन सवालों के जवाब ढूंढें जो कि आपके दिमाग में चल रहे हैं, राइट फ्रॉम एसटीटी हाइक टू एफआईआईज टू एआई एंड टेक इन्वेस्टमेंट्स टू मिडिल क्लास के एक्सपेक्टेशंस। इनफैक्ट कुछ ऐसी भी हेडलाइंस हैं जो कि बहुत ही क्रूशियल हैं, बट हो सकता है कि आपसे मिस भी हो गई हो। डोंट वरी, इस वीडियो में हमने इनवाइट किया है एक ऐसे मार्केट एक्सपर्ट को जो कि अपने साथ 25 सालों का कैपिटल मार्केट एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। Join me in welcoming Mr. Nilesh Shah, Managing Director of Kotak Mahindra AMC. So, Mr. Shah, first of all, thank you so much and welcome to our show. बजट 2026 सभी सबके सामने आ चुका है और हर कोई इसको अपने नज़रिए से इंटरप्रेट कर रहा है। देखा जाए तो समा सेइंग कि एफएम ने इस बार बजट को एक टेस्ट मैच के जैसे ट्रीट किया है। सो देयर इज नो बिग हिटिंग इन्वॉल्व्ड एट ऑल। कुछ कह रहे हैं कि एक्चुअली ब्लॉकबस्टर नहीं था, ये एक ऐसा मूवी जैसा था जिसको क्रिटिक अवार्ड्स दिया जाता है। इट्स लाइक देयर इज नो बिग बैंग अनाउंसमेंट इन्वॉल्व्ड एट ऑल। सो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है व्हेन इट कम्स टू बजट? क्या अच्छी बात है कि ये बजट थोड़ा सा बोरिंग था? गौरी जी, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बजट को किस नजरिए से देखना चाहते हैं। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए बजट खराब है, बिकॉज इस बजट की एक छोटी सी प्रोविजन एसटीटी की आपके लिए ज्यादा कॉस्ट बन रही है। अगर आप एक निवेशक हैं तो इस बजट में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बट कुछ चीजें हैं जो मन में खरोच पैदा करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, परसों तक आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड लेते थे, टैक्स फ्री था। आज से वो टैक्सेबल हो गया जी। तो आपने जो पुराने सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड लिए थे उसके ऊपर तो आपके मन में थोड़ी संशय आएगी ही आएगी। बिल्कुल। तो इस बजट में लोगों को अपना अपना नजरिया दिखेगा, बट अगर एक एक्सपर्ट की तरह आप देखें, बाहर से देखें, तो इस बजट ने बहुत अच्छी तरह से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की ऑर्बिट बढ़ाने की कोशिश की है, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश की है। फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा ये बजट रिफॉर्म ओवर रिटोरिक है, ये एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस है और पीपल ओवर पॉपुलिज्म है। तो ये उनके हिसाब से टेस्ट मैच वाला बजट था, T20 वाला बजट नहीं था। राइट। बट मिस्टर शाह, शायद ये भी एफएम के दिमाग में रहा हो कि कंटिन्यूटी पे फोकस किया जाए, क्योंकि ग्रोथ पेस ऑलमोस्ट हमारे कंफर्ट जोन में है, उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमाटिक दिखाई नहीं दे रहा है। तो ज़्यादा बोट को रॉक करने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन की क्या ज़रूरत है? एक तरीके से वो सही है कि अपने अच्छे रन बन रहे हैं एंड विकेट भी अच्छी है, क्यों इम्प्रोवाइजेशन करके खतरा ले। जी। दूसरी सोच ये भी हो सकती है कि हम तो पहली इनिंग खेल रहे हैं, हमारे बाद वाला कैसे खेलेगा हमें क्या पता। अभी विकेटें हाथ में है, बॉल बराबर दिख रही है, तो चौके छक्के मारना चालू करते ताकि ऐसा टोटल बना दे कि सामने वाला खेलने ही नहीं आए। तो भारत बिल्कुल उसी दुविधा में है। जी। आज हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, लेकिन हम अपनी पोटेंशियल से नीचे चल रहे हैं। हम एक ऐसे कक्षा के विद्यार्थी हैं जो 60 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करके कक्षा में अव्वल दर्जे पे पास होता है, बट उसकी क्षमता 100 में से 100 मार्क के पेपर को अटेम्प्ट करने की है। जी। और शायद 100 में से 100 ना मिले, बट 90 तो जरूर लेके आएगा। बट वो मेहनत नहीं कर रहा कि 90 लाऊं, 60 लाऊं, 100 लाऊं, अव्वल नंबर पे ही रहूंगा। बट आपको क्यों लगता है ये मेहनत क्यों नहीं हो रही है? इसके पीछे हम चाहे सरकार के ऊपर कितनी जवाबदारी रख दें, बट अल्टीमेटली ये जवाबदारी हम सबकी है। तो फॉर एग्जाम्पल, इस बजट में एक बहुत अच्छा प्रावधान है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पास जो एक्सेस रियल एस्टेट है उसको मोनेटाइज किया जाए, रीट में कन्वर्ट किया जाए। आप बंबई दिल्ली में देखिए, महानगर टेलीफोन निगम के फोन
जितने नहीं है उससे ज्यादा उनकी प्रॉपर्टी होगी। जी। ये थोड़ा एग्जैजरेशन है, बट मुझे उतनी छूट दे दीजिए। हम्म। अब उस रियल एस्टेट को हम मोनेटाइज कर सके तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ। नाउ, ऐसी एक चीज कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के नीचे हुई थी। हम्म। 1947 में जो लोग यहां से पाकिस्तान गए और जो पाकिस्तान से यहां आए, उनकी प्रॉपर्टी दुश्मन की मान के जब्त की गई। पाकिस्तान ने 1970 में अपनी सारी एनिमी प्रॉपर्टी बेच डाली। जी। हमारे पास 2026 में भी वो प्रॉपर्टी आज भी पड़ी हुई है, हमने कुछ बेचा नहीं है। रियल एस्टेट में, फाइनेंशियल में बेच दिया। तो एज ए नेशन हम कई बार बहुत सारे कारणों की वजह से एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। और हम्म। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम कक्षा में अव्वल दर्जे पे तो जरूर आएंगे, बट अपनी पोटेंशियल से थोड़ा नीचे ही रहेंगे। जी, आपने डिसइन्वेस्टमेंट की बात की, एसेट मोनेटाइजेशन की बात की। एक 80,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है इस बजट में सरकार ने इसके लिए। और इसमें सेल ऑफ शेयर्स इन पीएसयूज भी इन्वॉल्व हैं अपार्ट फ्रॉम एसेट मोनेटाइजेशन। स्टॉक मार्केट के नजरिए से आप इसको कैसे देखते हैं? एक सरकार का आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो भी डाइवेस्टमेंट के नंबर्स लिए, चाहे मंदी की मार्केट हो, तेजी की मार्केट हो, उन्होंने अचीव नहीं किए हैं। जी। मुझे लगता है कि दीपम जो इतना अच्छा कार्य कर रहा है इतने सालों से, अब वह क्षमता में पहुंच गया है कि जो भी उन्हें टारगेट दिया जाएगा वो उसे अचीव कर लेंगे। हम्म। मेरी सिर्फ एक गुजारिश होगी कि आप स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, हम्म। मार्केट डाइवेस्टमेंट पे कम। हम्म। मार्केट में कई बार 100 रुपए की चीज बेचने के लिए आपको 80 रुपए में भी बेचनी पड़ती है। हम्म। हम्म। बट स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट में कई बार 100 रुपए की चीज आप बेचने जाओ तो लोग बोली लगा के 120 में भी खरीद लेते हैं। हम्म। तो मेरा यकीन ये है, या मेरा अनुमान ये है कि हम स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट ज्यादा करें ताकि अच्छी वैल्यू मिले, हम्म। और वैसे वो 80,000 करोड़ का टारगेट अचीव कर ले। राइट। आपने अपने पहले आंसर में जिस बात की जिक्र की थी उसके बारे में पूरा मार्केट बात करा है, और वो है एसटीटी। एसटीटी हाइक से एक तरीके से पूरे मार्केट के सेंटिमेंट को एक नेगेटिव हिट लगा है। एफएम ने इसको जस्टिफाई भी किया है। उन्होंने कहा है कि डेरिवेटिव्स को वो एक सट्टे से उन्होंने कंपेयर किया। उन्होंने बोला कि उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है वो। तो आपको क्या लगता है, ये जो रीजनिंग दी गई है उससे आप पूरी तरीके से कन्विंस है? क्या एसटीटी हाइक की वाकई जरूरत थी? तो भारत में कुल मिला के 12.5 करोड़ निवेशक हैं, या जो डीमैट अकाउंट रखते हैं, ब्रोकिंग अकाउंट रखते हैं। उसमें से एफएनओ में ट्रेड करने वाले कुछ 25-30 लाख लोग हैं। बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम्म। बिकॉज वो तो एफएनओ में ट्रेड ही नहीं करते। हम्म। नाउ, जो मार्केट का एक डिसअपॉइंटमेंट है वो सिर्फ एसटीटी हाइक की वजह से नहीं है। जब एसटीटी लगा तब कहा था कि ये कैपिटल गेन की अवेज में लगा है और कैपिटल गेन एक्सेम्प्ट हो गया। हम्म। फिर कैपिटल गेन वापस आ गया, फिर कैपिटल गेन के रेट बढ़ गए, हम्म। अब एसटीटी के भी रेट बढ़ गए। हम्म। तो मेरे हिसाब से जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उनका गुस्सा जायज है कि हमारी कॉस्ट बढ़ गई। जी। बट जो निवेशक है, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी से कहीं ज्यादा है, उनका जो एक दुख है वो यही है कि आपने पहले कहा था कैपिटल गेन के अवेज में एसटीटी है, अब एसटीटी कैपिटल गेन साथ साथ को एग्जिस्ट तो कर भी रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। हम्म। ये और कहां तक पहुंच जाएंगे? हम्म। ऊंट की पीठ पे तिनका, वो आखिरी तिनका नहीं कोई लगा है, इसलिए ऊंट आवाज कर रहा है। जी, मगर अगर मिस्टर शाह ये मान भी लिया जाए कि चलिए एफएनओ सट्टे जैसा होता है, उसको कर्ब करने की जरूरत है, तो भी क्या टैक्स बढ़ाना ही इकलौता इलाज है, इकलौता स्टेप है जो कि लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। मैंने अपस्टॉक्स के ही कई वीडियो देखे हैं जहां पे आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग कैसे की जाए, कैसे जी। जी। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया जाए, बहुत सारी बातें करी हैं। मेरे हिसाब से पाबंदी लगाने के लिए की बजाय नॉलेज देना अच्छा है।
अगर आप एफएनओ में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपकी नॉलेज के हिसाब से तय होगा। आज एक अच्छा कुशल क्रिकेटर है, लाइक जैसे सुनील गावस्कर जी थे, विश्व के अव्वल नंबर के बैट्समैन थे। वो बगैर हेलमेट माल्कम मार्शल के सामने, एंडी रॉबर्ट्स के सामने, जोएल गार्नर के सामने खड़े रहते थे। भाई वो गावस्कर थे, वो किसी के भी सामने खड़े रह सकते हैं। जी। अगर मैं माल्कम मार्शल के सामने बगैर हेलमेट जाऊं तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। तो क्षमता के अनुसार लोगों को खेलने का मौका देना चाहिए। एक और उम्मीद जो मार्केट्स ने लगाई हुई थी, जिसका कि आपने जिक्र किया, वो था कि एलटीसीजी को अगर कम कर दिया जाता तो वो बहुत अच्छा होता। पिछले साल के जो मार्केट्स ने रिटर्न्स दिए वो बहुत ही म्यूटेड थे, ठंडे थे। उससे थोड़ी राहत मिलती, और उससे भी एक ज्यादा बड़ा ब्रॉडर मुद्दा था एफआईआईज के एक्सोडस का, उनको वापस लाने का। ऐसा हुआ नहीं है बजट में। आपको हाँ कुछ स्टेप्स लिए हैं एफएम ने, जिससे कि उम्मीद है कि एफआईआईज वापस अट्रैक्ट होंगे इंडियन मार्केट्स की तरफ, बट आर दे इनफ? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक चाइनीज रास्ता है एफआईआई को बाहर जाने से रोकने का। जब उनके यहाँ पे एफपीआई बेच रहे थे तो वो तो साम दाम दंड भेद हर चीजों का इस्तेमाल करते थे। पहले कहा कि आप खाली अप टिक पे बेच सकते हैं, डाउन टिक पे बेच ही नहीं सकते। हम्म। अब जब बिकवाली होती तो डाउन टिक ही होती है, अप टिक कहाँ होती है। तो एग्जैक्टली। आपने वो प्रेशर ही अटका दिया। हम्म। दूसरा, लोगों को कहा कि आप बेच दीजिए, बट हम्म। पैसा बाहर नहीं लेके जा सकते, आपको चाइना में ही रखना पड़ेगा। हम्म। तीसरा, जो बेच रहे थे उनको भी हिंट दी गई कि भाई बेच रहा है तो फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा। हम्म। ना ये तो चाइनीज है, वो चोरी पे सिना जोरी करे, उनको कोई कहने वाला नहीं है। हम्म। हम ये सब नहीं कर सकते, लेकिन हम मार्केटिंग तो कर सकते हैं। हम्म। ऑपरेशन सिंदूर में गौरी जी, आपको पता है हमने पाकिस्तान की कैसे दांत खट्टे कर दिए। जी। दुनिया में जाओ, लोगों से पूछो तो उनको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने हमारी हालत बिगाड़ी। हम्म। फैक्ट अलग है, सत्य अलग है, बट परसेप्शन दूसरा है। नैरेटिव का हमें भी खेल है। एफबीआई को, हाँ, नैरेटिव बदलना जरूरी है। जी। अभी जैसे प्रूडेंशियल करके एक यूके की इंश्योरेंस कंपनी है, हम्म। उन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में अपना 10% स्टेक बेचा। हम्म। 10,000 करोड़ के आसपास का हम्म। पैसा बना। जो रेसिडुअल स्टेक है उनका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, वो आज तकरीबन 50,000 करोड़ के आसपास है। हम्म। अब आप सोचिए उन्होंने कितना पैसा लगाया था कि वो 60,000 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। जी। ऊपर से गौरी जी प्रति साल 1,000 करोड़ की डिविडेंड भी लेके जाते हैं। बट उन्होंने 97 में सिर्फ 50 करोड़ लगाया था। हम्म। 50 करोड़ का 60,000 करोड़ और प्रति साल 1,000 करोड़ डिविडेंड, ये तो किसी भी निवेशक के मुंह में स्वाद मीठा कर देगा। जी। कितने लोगों को ये पता है? हमें पॉजिटिव परसेप्शन बनाने पे ध्यान देना चाहिए कि हम्म। भारत में आपको मौका मिलेगा अच्छी तरह से पैसा बनाने का। अगर हम लोगों को ये सत्य हकीकत से वाकिफ कर पाए, तब भी मेरे हिसाब से जो एफपीआई जा रहे हैं वो जरूर जाएंगे, बट आने वालों की संख्या और भी बढ़ जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग। मिस्टर शाह, मुझे पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, मगर सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, जब फिनेंस मिनिस्टर से एक जर्नलिस्ट ने ये सवाल किया कि मिडिल क्लास के लिए इस बजट में क्या कुछ था। तो उन्होंने एक बहुत ही लंबा पॉज लिया, और वो ऑलमोस्ट ऐसा लगा था कि सोच में पड़ गई कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या मिडिल क्लास डिसअपॉइंट जो हो रहा है इस बजट से, वो सही है? एक्चुअली में कुछ ज़्यादा नहीं था बजट में उनके लिए। अगेन, मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो महंगाई का सामना कर रहे हैं। हम्म। एंड हमारी महंगाई अब खाने पीने की नहीं रह गई, हम्म। अब लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की है। हम्म। मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ा, हम्म। बट अगर खुद की जेब से फीस देनी पड़ती तो तकरीबन 100-150 रुपए में मेरी सारी पढ़ाई हो जाती, हम्म। ग्रेजुएशन तक की। हम्म। आज वही एजुकेशन आप लेने जाओ तो कुछ लाख रुपए लगेंगे। बिल्कुल। तो मिडिल क्लास को ये महंगाई की मार पड़ रही है, इसलिए उन्हें उम्मीद रहती है कि बजट से कुछ मिले।
बट अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से देखें तो मैं तो मिडिल क्लास को यही पूछूंगा कि भाई अपने बेटों का भविष्य दांव पे लगा के आप अपना वर्तमान चलाना चाहते हो, या अपने वर्तमान में अपने पेट पे कस लगा के अपने बच्चों का भविष्य सही करना चाहते हो। मेरे हिसाब से 99 आउट ऑफ 100 पेरेंट्स यही कहेंगे कि हमारे वर्तमान की चिंता मत करिए, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बनाइए। ये बजट ने वही किया है। ये पहला बजट है गौरी जी कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो असेट्स जिससे हमारे बच्चों का भविष्य सही होगा, अच्छा होगा, वह नेट मार्केट बोरोइंग से ज्यादा है। 12,10,000 करोड़ सरकार निवेश करेगी और 11,70,000 करोड़ बोरो करेगी। हम अपने बच्चों की आंख में आंख डाल के कह पाएंगे कि हमने आपका भविष्य गिरवी रख के अपना वर्तमान नहीं बनाया, हमने खुद को जला के आपका भविष्य रोशन हो वैसा प्रयत्न किया है। अगर इस तरह से हम बात रखेंगे तो यही मिडिल क्लास वोटर, यही मिडिल क्लास पर्सन आपसे सहमत होगा कि हाँ, हमें कुछ कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। एक मेट्रिक है मिस्टर शाह जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है बट इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट पे जरूर होता है, और वो है गवर्नमेंट की जो मार्केट बोरोइंग है जिसका जिक्र आपने शायद अभी किया था। गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग को रिकॉर्ड 17.2 लाख करोड़ रुपीस पर ले जाने की बात कर रही है, जो कि कई लोगों के एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। ये ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग टर्म में कंसर्न हो सकता है? जी नहीं, हम्म ट्रेडर्स कई पहलू को देखता है। हम्म अनडाउटेबली ग्रॉस मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम उम्मीद से ज्यादा है, हम्म लेकिन नेट मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम 11.7 लैक्स उम्मीद से आसपास ही है। मोर इम्पोर्टेंटली आपका जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो 56% से 55% की तरफ प्रगति कर रहा है। तो कोई भी ट्रेडर हो वह सिर्फ एक पहलू पे डिसाइड नहीं करता डिसीजन, सारे पहलू को मद्देनजर रखता है। नेट मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम उम्मीद के आसपास है, डेट टू जीडीपी रेशो कम हो रहा है, बजट के नंबर रियलिस्टिक है, अचीवेबल है, तो वह क्रॉस मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम जो उम्मीद से थोड़ा ज्यादा आया है उसकी डिसअपॉइंटमेंट को सहन कर लेगा। एंड सरकार चाहती तो इस नंबर को कम कर देती। हमारा ग्रॉस मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम 17.2 लाख करोड़ है। 5.5 लाख करोड़ के आसपास सरकार की पुरानी सिक्योरिटीज की मेच्योरिटी है, उसमें से 1,30,000 करोड़ आरबीआई के पास पड़ा है। अगर सरकार चाहती तो आरबीआई के पास जो पड़ी शॉर्ट मेच्योरिटी सिक्योरिटी है वो खरीद लेती और उन्हें 10, 15, 20 साल की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दे देती। एक धड़ल्ले से 17.2 लाख करोड़ वाला ग्रॉस बोरोइंग प्रोग्राम 1,32,000 करोड़ रुपए से कम होता, बट सरकार ने वैसा नहीं किया। उन्होंने ट्रांसपेरेंटली जो हकीकत है वही लोगों के सामने रखी। तो मेरे हिसाब से डेट मार्केट, डेट फंड मैनेजर, निवेशक इस डिसअपॉइंटमेंट को संभाल लेंगे। आपने डेट टू जीडीपी रेशियो की बात की, एस्टिमेटेड है एट 55.6% टू 56.1%। ये जो पेस ऑफ रिडक्शन है उससे अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं? बिकॉज इफ आई रिमेंबर करेक्टली एनके सिंह कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी ऑन फिस्कल डेफिसिट, उन्होंने एक टारगेट दिया था, आइडियल टारगेट ऑफ 40%, तो उससे अभी भी दूरी काफी ज्यादा है। निशान तो हमेशा ऊपर का रखना चाहिए, बट अल्टीमेटली हमें यह भी देखना है कि उस ऊंचे निशान को अचीव करने में कोई गलती न कर बैठे। 40% डेट टू जीडीपी रेशो वाकई सही टारगेट है, बट अगर मैं बहुत तेज गति से उसे अचीव करने जाऊंगा तो उसकी ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट आ जाएगी। हमें तो ये ध्यान रखना है कि जो भी कर्जा हम उठा रहे हैं वो असेट्स खड़ी करने में लगे। अगर गौरी जी आपके पास दो ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड पे बोरो करिए और खाने पीने में, कपड़े खरीदने में पैसा खर्चा करिए, या हाउसिंग लोन लेके एक घर बनाइए। क्या दोनों में बोरोइंग तो है,
बट क्रेडिट कार्ड का कर्जा खाने पीने में और होम लोन से घर बनाना दोनों एक ही चीज है? नहीं। बिल्कुल नहीं। जी। होम लोन से असेट खड़ी होती है। हम्म। तो सरकार अगर कर्जा बढ़ाती है असेट खड़ी करने में तो वो चलेगा। बट अगर सरकार कर्जा बढ़ाती है सैलरी देने में, इंटरेस्ट देने में, तो वो गलत है। हमें रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट रखना चाहिए और हम्म। उसके जरिए टोटल डेट टू जीडीपी रेशो को धीरे धीरे नीचे लाना चाहिए। एक और चीज है मिस्टर शाह, इस साल 4 बड़े स्टेट्स हैं जहां पर चुनाव होने हैं, असम, बंगाल, तमिलनाडु और केरला। सरप्राइजिंगली कोई भी बड़ा बिग बैंग अनाउंसमेंट इन स्टेट से जुड़ा हुआ नहीं किया गया है इस बजट में। हाँ, कई एम्बिशियस डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिनका पार्ट बनाया गया है उन्हें, जैसे रेयर अर्थ कॉरिडोर हो गया, या फिर फ्रेट पैसेज हो गया, या फिर जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ने की बात कही गई है। हाउ डू यू सी दिस? वेलकम चेंज है ये? सो अगेन, पॉलिटिक्स की बात पॉलिटिशियंस ज्यादा जानते हैं और हमारे लिए तो पूरा देश एक ही है। हम्म। हमने हजारों साल गुलामी सहन की बिकॉज हम बटे हुए थे। हम्म। देश तरक्की करेगा तो सारे राज्य अपने आप तरक्की कर लेंगे। हम्म। अगर विकस, देश विकसित नहीं हुआ और आपका राज्य विकसित हुआ तो उससे क्या फायदा? जी। लोकल डेटा सेंटर्स पे जो टैक्स हॉलिडे मिला है इस बजट में 2047 तक, उस पर भी काफी ज्यादा राय बटी हुई है। लोग कह रहे हैं कि क्या ये जरूरी था, जब ऑलरेडी जो बड़े टैक्स हैं, फॉर एग्जांपल गूगल, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब बड़े इन्वेस्टमेंट्स प्रॉमिस कर चुके हैं इंडिया में। डेटा इज न्यू ऑयल। हम्म। आपका ऑयल कोई वैसे ही निकाल के लेके जाता है तो गौरी जी आप क्या करेंगे? हम्म। जाहिर है आप उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल। साम दाम दंड भेद सारे प्रयत्न करेंगे कि ऑयल बाहर नहीं जाए। अब लोग कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल। जी। आपका डेटा कहाँ जा रहा है? हाँ। आज हम जूम के ऊपर बात कर रहे हैं बट ये स्टोर कहाँ पे होगा गौरी जी? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जी बिल्कुल। तो हमारा डेटा हमारे पास रहे वो बहुत ही जरूरी है। आ, इनफैक्ट जी। डेटा की वैल्यू क्या है वो लोगों को पता नहीं है। अभी मैं किसी के साथ बैठा था तो एक टीएमबी स्कोर करके होता है कैंसर के रिसर्च में। हम्म। अब कैंसर का ज्यादातर जो डेटा है वो वाइट कोकेशियन मेल के ऊपर है। हम्म। तो एक नई थेरेपी आई है इम्यूनोथेरेपी करके। हम्म। उसमें अगर आपका स्कोर एक्स परसेंटेज है तो आपको देनी चाहिए और वाई परसेंटेज है तो नहीं देनी चाहिए, ऐसा तय हुआ है। बट वो सारा का सारा डेटा वाइट कोकेशियन मेल के ऊपर है। हम्म। इंडियंस के ऊपर पता ही नहीं था तो हमने वही स्टैंडर्ड फॉलो कर लिए। हम्म। फिर ये स्टार्टअप ने रिसर्च करके टाटा मेमोरियल या इस प्रकार की कैंसर हॉस्पिटल के साथ से डेटा निकाल के किया तय। पता चला कि हमारा स्कोर इंटरनेशनल नॉर्म से काफी अलग है। हम्म। हमें तो इम्यूनोथेरेपी अलग स्कोर से चालू कर देनी चाहिए। हम्म। डेटा आपके पास है, आप रिसर्च करके एक सही डिसीजन ले पाएंगे। हम्म। ये जो डेटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए सुविधा दी गई है वो इसी उद्देश्य से दी गई है कि भारत का डेटा भारत में रहे। उसके ऊपर हमारी कंपनी डेटा एनालिटिक्स करके हमारे लिए अच्छे डेटा पॉइंट्स बनाए ताकि हम सही डिसीजन ले पाए। हम्म। एंड फाइनली दुनिया भर का डेटा भारत में आए बिकॉज हमारे पास सबसे बड़ा डेटा होगा। हम्म। 144 करोड़ लोग हैं तो हम्म। यहां से हम डेटा की एक्सपोर्ट भी कर पाए। अब हम्म। इसके लिए जॉइंट वेंचर तो अनाउंस हो ही गए हैं हम्म। बट पैसा आएगा कब आएगा क्या पता। हो हम्म। सकता है इन्हीं जॉइंट वेंचर वालों ने सरकार से दरखास्त की होगी कि आप हमें टैक्स एग्जम्पशन दीजिए फिर हम निवेश करेंगे। हमें हम्म। क्या पता। जी। ये स्टेप सही डायरेक्शन में है और भारत का डेटा भारत में रहे और हम उस डेटा का एनालिसिस कर सकें वो बहुत ही जरूरी है। जी मिस्टर शाह, इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन लैब्स एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है जो कि इस बजट में लिया गया है, और काफ़ी डिस्कशन भी इस पर ट्रिगर हुआ है। 15,000 स्कूल, 500 कॉलेजेस को इसमें कवर किया जाएगा। इसके पीछे क्या रैशनल लग रहा है? क्योंकि व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन और स्किलिंग तो प्रायोरिटीज तो और भी काफ़ी सारे हैं। अगेन भारत में जरूरियातें तो बहुत हैं हम्म। बट फाइनली आपको कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। हम्म।
जब विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष की बात करी होगी तो कई लोगों ने कहा था कि ऐसा भूखा नंगा देश अंतरिक्ष की बात कर रहा है। जी। जी। इंटरनेशनल लोगों ने तो हमारी मजाक उड़ाई, पर हम्म। देश के अंदर के लोगों ने भी मजाक उड़ाई। हम्म। डॉक्टर होमी भाभा ने जब एटॉमिक एनर्जी की बात की तो बाहर वाले और घर वाले दोनों ने हंसा था। हम्म। बट उनकी वजह से आज भारत सुरक्षित है। हम्म। अगर वो नहीं होते, अगर उन्हें हम मदद नहीं करते, तो फिर भविष्य कैसे सुरक्षित होता। जो मैंने मिडिल क्लास के लिए कहा वो इस मामले में भी उतना ही ऑथेंटिकेटेड है हम्म। कि हम कुछ बलिदान आज देंगे तभी तो आने वाला कल अच्छा बनेगा। हम्म। प्रायोरिटीज तो बहुत है, बट कहीं ना कहीं हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। बिकॉज सारी चीजें एक साथ कर सके ना उतनी हमारी शक्ति है, ना उतना हमारे पास धन है। हम्म। तो कंटेंट क्रिएशन इसलिए हम फोकस कर रहे हैं बिकॉज आजकल दुनिया मूवीज स्पेशल इफेक्ट पे बनती है। हम्म। बहुत सारे भारतीय स्पेशल इफेक्ट में काम करते हैं। अगर हम इन बच्चों को ट्रेन कर सके, हम्म। उन्हें इस प्रकार की स्किलिंग दे पाए, तो हो सकता है कि हॉलीवुड ही नहीं बट पूरी दुनिया में बनती हुई फिल्म्स, उसकी स्पेशल इफेक्ट्स, कंटेंट क्रिएशन भारत में होगा। जी। यहाँ पे जॉब्स खिलेगी, यहाँ पे ग्रोथ बढ़ेगा। तो एक सरकार ने कॉल लिया है। अब मेरे हिसाब से ये सही डायरेक्शन का कॉल है। थोड़ा बहुत मत मतांतर तो हो सकता है, बट दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन टू क्रिएट ग्रोथ। एक कंप्लेन है जो कि खासकर दिल्ली वाले और मुंबई वाले कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं, वो है कि पोल्यूशन को लेकर एक तो बजट में कुछ भी एफएम ने बोला नहीं, और दूसरी बात जो एलोकेशन है पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए वो 1091 करोड़ रुपीस किया गया है इस साल, डाउन फ्रॉम 1300 करोड़ रुपीस लास्ट ईयर। तो जब पोल्यूशन का प्रॉब्लम लगातार बढ़ रहा है, इस फंड को घटाने का जो फैसला लिया गया है उस पर काफी चर्चा है। लोग पूछ रहे हैं ऐसा क्यों किया गया। व्हाट डू यू थिंक? अनडाउटेबली गौरी जी, ये तो बहुत ही गहरी चिंता का विषय है हम्म। कि हमारी हेल्थ एडवर्सली इम्पैक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। जी। नाउ, is this pollution happening because we are not allocating resources for improvement? हम्म। To some extent that might be true, हम्म। बट बहुत सारा पोल्यूशन तो हमारी पॉलिसी की वजह से हो रहा है और हमें मालूम है ये क्यों हो रहा है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, बंबई का पोल्यूशन कंस्ट्रक्शन की वजह से है। जी। आज आप सिंगापुर में जाइए, चाइना में जाइए, अमेरिका में जाइए, तो हम्म। एक नेट लग जाती है ताकि डस्ट बाहर नहीं जाए। हम्म। भारत में भी कोई कोई जगह पे ऐसी नेट लगी दिख जाती है, बट हम्म। फटेहाल में होती है तो डस्ट रुकती नहीं है, बाहर ही निकलती है। जी। अब ये नेट लगाने के लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड की जरूरत नहीं है। हम्म। आपको सिर्फ एक कानून बनाना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस कानून का अमलीकरण करना है। जी। दिल्ली में जो पोल्यूशन है वह स्टबल बर्निंग की वजह से होती है, ऐसा लोग मानते हैं। हम्म। ना, आपको किसान के साथ काम करना पड़ेगा, कैसे वो क्रॉप रोटेशन में राइस की जगह पे किसी और क्रॉप में जाए, कैसे उस परेली का कोई दूसरा उपयोग निकाल पाए। इस चीज के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। स्टबल का ऑल्टरनेटिव यूज क्या करना है तो वो तो बगैर पैसे नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो मेरी तो यही गुजारिश होंगी कि जिस चीज के लिए रिसर्च की जरूरत है उसके लिए पैसा अलोकेट करिए, बट जो चीज हम सोचते हैं, समझते हैं, कर सकते हैं, उसका अमलीकरण तो जरूर करिए। जी बिल्कुल। एक सवाल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रह गया आपसे पूछना, वो ये है कि इस बजट से पहले उम्मीद थी कि कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स किए जाएं, कुछ ऐसे प्रोविजंस लाए जाएं जिससे कि इंडियन इकोनॉमी को एक तरीके से टैरिफ शॉक प्रूफ बना दिया जाए, बिकॉज ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और नॉट जस्ट टैरिफ, ट्रेड डील्स, ट्रेड वॉर्स, इनसे जुड़ी जो अनसर्टनिटीज हैं, ये सारे जो चैलेंजेस हैं उनसे बेसिकली एक शील्ड मिल जाए इंडियन इकोनॉमी को। आपको लगता है ये सक्सेसफुली कर पाए हैं एफएम में अपने बजट में? गौरी जी,
पिछले क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ आपको पता है? जी 8% के जी। ऊपर। ये दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी नंबर है। हम्म हमारे खुद के कई क्वार्टर्स में ये सबसे अच्छा नंबर है। जी। अब इस चीज को आप टैरिफ प्रूफ नहीं मानेंगे। हम्म ट्रम्प साहब ने टैरिफ तो मिड 2025 में लगा दिया था। हम्म उसके बाद सितंबर 25 क्वार्टर का नंबर हमने तो इतना अच्छा ही दिया, तो अपनी इकोनॉमी टैरिफ प्रूफ होगी तभी आया होगा ना। हम्म और इस बजट में ऐसे कई कदम हैं जो भारत की इकोनॉमी को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम्म आज भारत तकरीबन 55 से 60 बिलियन डॉलर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में खर्चा करता है। हम्म हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तकरीबन 800 प्लस 500 1.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। हम्म बट हमारे पास कहाँ शिप्स है, कहाँ कंटेनर्स हैं? हम्म वो हम सब ग्लोबल शिपिंग एंड कंटेनर कंपनी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हम्म तो 10,000 करोड़ का प्रावधान कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया गया है। आप और मैं मोबाइल फोन के बंदी है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हम्म डेटा सेंटर भारत में लाने के लिए टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया है। भविष्य का मेडिसिन बायोसिमिलर से चलेगा तो उसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऐसी कई चीजें हैं जिसमें भारत की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है। हम्म अब एग्जीक्यूशन अच्छी तरह से होगा तो हम टैरिफ प्रूफ बन जाएंगे। जी। मिस्टर शाह, सो ऑल इन ऑल लास्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 10 कितनी रेटिंग देंगे आप इस बजट को और क्यों? इस बजट को मैं 11 मार्क देता 10 मार्क से। अगर इसका ओके। एग्जीक्यूशन सही तरीके से हो। हम्म रीट फॉर पीएसयू बहुत अच्छी बात है, हम्म बट फिर एग्जीक्यूशन कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी जैसा नहीं होना चाहिए। बट एग्जीक्यूशन कैसा होगा वो तो किसी को पता नहीं है। जी। बट इस बजट को मैं 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स देता हूं, और 1 मार्क मैं काटना चाहता हूं बिकॉज इस बजट में कोशिश तो दूध पाक बनाने की है, खीर बनाने की है, हम्म बट कुछ जगह पे नींबू निचोड़ दिया है। एसजीबी को मैं नींबू कहूंगा, हम्म एसटीटी इंक्रीज को भी मैं नींबू कहूंगा। हम्म अगर वो नहीं होते तो इस बजट को 10 आउट ऑफ 10 देता। जी। एंड अगर इस बजट का एग्जीक्यूशन सही तरीके से हो गया तो मैं 11 आउट ऑफ 10 दूंगा डिस्पाइट दोस नींबूस। थैंक यू सो मच मिस्टर शाह, टाइम निकालने के लिए और इस इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के लिए। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.